नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा राशियों के अनुसार दाम्पत्य जीवन में सुख कब रहता है। एक हमारी पुस्तक है भारतीय ज्योतिष करके नेमिचंद्र शास्त्री जी की। उन्होंने केवल राशियों के अनुसार और राशि के स्वामी के अनुसार बताया है कि कन्या का विवाह कब सुखद रहता है, दाम्पत्य जीवन कब कल्याणकारी रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को उसी विषय पर चर्चा करके बताऊंगा और आपको 5 सूत्रों के द्वारा बताऊंगा। यदि यह सूत्र आपके पति की कुंडली में घट रहे हों तो आपका दाम्पत्य जीवन भविष्य में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे सूत्र आप पहली बार सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी पूरे YouTube चैनलों पर यह वीडियो अभी तक नहीं देखी है। क्योंकि मैं कोई भी सूत्र लेकर के आता हूँ बिना पुस्तक के नहीं लेकर के आता हूँ। पहले मैं खुद पढ़ाई करता हूँ उस पर, फिर उसके बाद आप सभी को समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पर बात करूँगा, आपको सूत्र बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिक जानकारी जो कि थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद से कर रहे हैं, देख रहे हैं, उदाहरण यदि आप लेंगे तो आपको उसके लिए बेसिक जानकारी थोड़ी बहुत अवश्य होनी चाहिए। देखिए, बेसिक जानकारी इन सूत्रों में बस 2 ही लगेंगी। पहली, भाव आपको समझते ही होंगे। जैसे कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, 12 भाव हमेशा कुंडली में एक ही रहते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस को लग्न बोला जाता है, सेकंड हाउस को द्वितीय भाव बोला जाता है, तृतीय भाव बोला जाता है, चतुर्थ भाव बोला जाता है, पंचम भाव बोला जाता है, षष्ठ भाव बोला जाता है, और ये होता है हमारा मैरिज चार्ट भाव, सप्तम स्थान या 7th हाउस जिसे हम बोलते हैं। इसी से हमें जो है विवाह के बारे में पता करना होता है। अब देखिए, राशियों के बारे में और उनके स्वामी के बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। तो मैं आपको 1-2 राशियों के स्वामी बताऊँगा, बाकी का आपको जो है स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा किस राशि का कौन सा स्वामी ग्रह होता है। अब देखिए, मेष राशि का जो स्वामी होगा वो मंगल होगा, और वृश्चिक राशि का जो स्वामी होगा वो भी मंगल होगा। ऐसे ही वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है और तुला राशि का स्वामी भी शुक्र होता है। वैसे ही मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। जैसे कुंभ और मीन राशि का स्वामी शनि होता है, वैसे ही धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भाव में राशि होती है उसका स्वामी जो होता है उसे हम भावेश बोलते हैं। भावेश कैसे बोलेंगे? देखिए, मान लीजिए पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है और यहाँ पर जो है सिंह राशि बनी हुई है, ठीक है। तो जब यहाँ पर भावेश हमारा कौन होगा तो पंचमेश जिसे हम बोलेंगे, जैसे लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, ठीक है। तो पंचमेश यदि यहाँ पर सूर्य है ना, जो कि पंचम स्थान में ही बैठा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से सप्तम भाव का जो स्वामी होगा, जो भी राशि बैठी होगी उसका स्वामी सप्तमेश कहलाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पहले सूत्र पर। चलिए मैं आपको पहला सूत्र समझाता हूँ। देखिए, पहला सूत्र है वर की कुंडली में आपको देखना है सप्तम स्थान में कौन सी राशि बैठी हुई है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर सप्तम स्थान में जो है तुला राशि है, ठीक है। तुला राशि का स्वामी हो गया हमारा शुक्र, ठीक है। तो शुक्र जिस राशि में बैठा होगा, ठीक है, हम मान लीजिए शुक्र यहाँ का स्वामी है और शुक्र जाकर के जो है दशम भाव में बैठा हुआ है मीन राशि में, ठीक है। तो मीन राशि में शुक्र बैठेगा तो स्वाभाविक रूप से जो है उच्च का हो जाएगा मीन राशि में शुक्र। दूसरा, ये सूत्र आप एक बार और समझ लीजिए। वर की कुंडली में जो सप्तमेश होगा वो जिस राशि में गया है वही राशि यदि कन्या की हो तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद रहता है, कल्याणकारी रहता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण के सहित समझाया है। सप्तमेश है शुक्र जो कि मीन राशि में गया है, वर का जो सप्तमेश है, ठीक है, शुक्र, वो जिस राशि में गया है वही राशि यदि कन्या की होगी तो दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा,
ठीक है। यहाँ पर जो है उदाहरण के सहित मैंने आप सभी को समझा दिया है। जैसे कि सप्तमेश है यहाँ पर शुक्र जो कि मीन राशि में गया है, ठीक है। तो सप्तमेश जिस राशि में गया हो वही राशि यदि कन्या की हो तो दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे सूत्र पर। वर की कुंडली में शुक्र जिस राशि में बैठा हो, ठीक है, वर की कुंडली में शुक्र जिस राशि में बैठा हो वही राशि यदि कन्या की हो तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं आती है। अब देखिए, आपको लड़के की कुंडली में देखना है शुक्र किस राशि में बैठा हुआ है। मान लीजिए शुक्र जो है वृश्चिक राशि में ही बैठा है, ठीक है, और शुक्र जो है बलवान अवस्था में है। ऐसा नहीं कि शुक्र जो है कन्या राशि में बैठा हो, नीच का हो गया हो, है ना, शुक्र पर जो है पाप ग्रहों का प्रभाव हो, शुक्र के साथ में राहु, सूर्य, शनि, मंगल इत्यादि पाप ग्रह बैठे हों, तब विवाह बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। शुक्र जो है बलवान अवस्था में होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए, शत्रु की राशि में नहीं होना चाहिए, पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। तो शुक्र जिस राशि में बैठा हो वही राशि यदि कन्या की हो तो उसका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती हैं, कोई भी मैरिज लाइफ में परेशानी नहीं आएगी। तो ये आपको दूसरा सूत्र मैंने आप सभी को बताया है। अब हम आते हैं तीसरे सूत्र पर। तो तीसरा सूत्र है हमारा वर की जन्म कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है ना, लग्न, लग्नेश जिस राशि में गया हो, ठीक है, लग्नेश जिस राशि में गया हो वही राशि यदि कन्या की हो तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही कल्याणकारी रहेगा, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी दोनों के बीच में नहीं आएगी। ये मैं आपको उदाहरण के सहित समझाता हूँ। मान लीजिए वर की कुंडली में जो लग्नेश है वो है मंगल, ठीक है, लग्नेश मंगल हो गया। लग्नेश जिस राशि में गया हो, मान लीजिए लग्नेश जो है मंगल शुक्र की राशि में चला गया, ठीक है, तो कन्या की यदि तुला राशि होगी, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा विवाह के बाद, ऐसा समझना चाहिए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आने वाला है। देखिए, सप्तम स्थान जो है हमारा विवाह का भाव माना जाता है, ठीक है, लड़का की कुंडली हो या लड़की की हो, दोनों की कुंडली में सप्तम स्थान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब देखिए, लड़के की कुंडली में सप्तम स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, ठीक है, अब मान लीजिए ग्रहों की दृष्टियां जो है पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, सभी ग्रहों की दृष्टि जो है सातवीं होती है, अपने स्थान से सातवें स्थान को देखते हैं, परंतु शनि जो है 3 और 10वीं दृष्टि से देखता है, मंगल 4 और 8वीं दृष्टि से देखता है, वैसे ही सूर्य 9 और 5वीं दृष्टि से देखता है, राहु 5 और 9वीं दृष्टि से देखते हैं, केतु भी देखता है। तो सप्तम स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, ये सूत्र आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा, आपको समझ में आ भी जाएगा। अब देखिए, वर की कुंडली में सप्तम स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है शनि बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर शनि बैठा हुआ है वृष राशि में, ठीक है, तो शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर जो है बुध बैठा हुआ है तो बुध की 7वीं दृष्टि जाएगी, ठीक है, बुध मेष राशि में हो गया, शनि वृष राशि में हो गया, ठीक है। अब 5वीं दृष्टि बृहस्पति की, मान लीजिए यहाँ पर कुंभ राशि में गुरु बैठे हुए हैं, ठीक है, तो शनि की भी दृष्टि जा रही है, ठीक है, गुरु की भी दृष्टि जा रही है और बुध की भी 7वीं दृष्टि जा रही है। तो ऐसे में क्या करें, कन्या की कौन सी राशि होनी चाहिए, जिन ग्रहों की दृष्टि सप्तम स्थान पर जा रही हो उन ग्रहों में से जो ग्रह ज़्यादा बलवान हो, उसकी अवस्था बहुत अच्छी हो और कन्या की वो राशि हो, जो ग्रह जिस राशि से दृष्टि डाला है वही राशि यदि कन्या की हो तो दाम्पत्य जीवन में फिर कहना ही क्या है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है। मैरिज लाइफ जो है जातक की बहुत अच्छी चलती है, जो विवाह के पहले नहीं हुआ होता है वो विवाह के बाद होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये रहा चौथा सूत्र। अब मैं आप सभी को समझाऊंगा 5वां सूत्र। 5वां सूत्र देखिए बहुत ही सरल है।
वर की कुंडली में सप्तमेश को देखना है, ठीक है। सप्तमेश को देखने के बाद सप्तमेश की जो नीच राशि हो वही राशि यदि कन्या की हो तो फिर कहना ही क्या है। विवाह के बाद जातक का जो जीवन होता है बहुत ही सुखद रहता है, कल्याणकारी रहता है। ऐसे जातक के जीवन में भूमि, वाहन सारे सुख होते हैं, संतान का सुख बहुत अच्छा होता है। अब इस सूत्र को आप समझिए, ठीक है। अब देखिए सप्तमेश की जो राशि हो, ठीक है, यहाँ पर जो है तुला राशि है। सप्तमेश की जो नीच राशि हो तो सप्तमेश कौन है यहाँ पर? शुक्र। शुक्र की नीच राशि कौन सी है? कन्या। यदि कन्या राशि लड़की की हो तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है, बहुत सुख रहता है, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। मैरिज लाइफ जातक की बहुत अच्छी जाएगी। तो आज मैंने दोस्तों आप सभी को बताया है, राशियों के और उनके स्वामियों के अनुसार भी आप जान सकते हैं कन्या का विवाह कितना सुखद रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये राशियों के आधार पर है। आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना है तो मैं मात्र 351 रुपये में कुंडली का अध्ययन करता हूँ। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न जानना हो और यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं रहता है, आपके जितने प्रश्न हों आप मेरे से पूछ सकते हैं, जन्म कुंडली के अनुसार, नवांश कुंडली के अनुसार भी। तो अगली वीडियो में मिलूँगा, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।